वेलकम क्लास। आज के इस आर्किटेक्चरल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस अविश्वसनीय रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर देता है। जरा सोचिए, बिना किसी क्रेन, बुलडोजर या आधुनिक मशीनरी के प्राचीन भारतीय बिल्डर्स ने बिना जोड़ों वाले विशाल स्मारक और आसमान छूते मंदिर कैसे बना दिए, वो भी सिर्फ कच्चे माल और इंसानी दिमाग के दम पर। चलिए वास्तुकला के इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सिलेबस के मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। हम निर्माण सामग्री के विकास से शुरू करेंगे, फिर मोनोलिथ यानी एकाश्म पत्थर के कमाल को देखेंगे। उसके बाद सपाट छतों से ऊंचे शिखरों तक का सफर, नागर और द्रविड़ शैलियों की तुलना और आखिर में दक्षिण के उन विशाल मंदिरों की इंजीनियरिंग को समझेंगे। चलिए सीधे पहले विषय पर चलते हैं, निर्माण सामग्री का विकास। एक आर्किटेक्ट के तौर पर हमें हमेशा नींव से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? इतिहास के इस टाइमलाइन पर होने वाले बड़े बदलावों को ध्यान से समझिए। सिंधु घाटी की उन बेमिसाल पक्की ईंटों और ड्रेनेज सिस्टम से कहानी शुरू होती है। फिर हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य लकड़ी के महलों पर, और आखिर में वो टर्निंग पॉइंट आता है, अशोक का काल, जब वास्तुकला ने हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का रुख कर लिया। ये सिर्फ मटीरियल का बदलाव नहीं था, ये इंजीनियरिंग अप्रोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। मौर्य काल की वो लकड़ी की कारीगरी इतनी ज्यादा शानदार थी कि मशहूर चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र के महलों को देखकर कहा था, यह कोई मानव कृति नहीं है, इसे तो खुद देवताओं ने बनाया होगा। इमेजिन कीजिए उस वक्त का क्राफ्ट्समैनशिप किस लेवल का रहा होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, एकाश्म यानी मोनोलिथ, पत्थर की वास्तुकला। देखिए, लकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो समय के साथ गल जाती है। तो स्ट्रक्चर को सदियों तक टिकाए रखने के लिए क्या चाहिए? एक परमानेंट सॉल्यूशन। और यहीं से शुरू होता है मोनोलिथ का जादू। जरा 40 फीट की इस ऊंचाई को विजुअलाइज कीजिए। अशोक के इन बलुआ पत्थर के स्तंभों को खड़ा करने में कितनी जबरदस्त इंसानी मेहनत लगी होगी। पूरी तरह से पॉलिश किए हुए, बिना किसी जॉइंट के, और वो भी बिना किसी हाइड्रोलिक क्रेन के। ये सचमुच एंशिएंट इंडिया की लोड बेयरिंग कैपेसिटी का एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। वास्तुकला की भाषा में इन्हें एकाश्म या मोनोलिथ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाई गई संरचना। मतलब ये कि इसमें ईंटों की तरह मोर्टार या गारे का इस्तेमाल नहीं होता। पूरा का पूरा ढांचा एक ही सिंगल चट्टान की सॉलिड स्ट्रेंथ पर टिका होता है। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो पल्लव राजवंश ने इस तकनीक में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन दिखाया। पहले उन्होंने पहाड़ियों को काटकर गुहा मंदिर यानी केव टेम्पल्स बनाए। फिर पूरी की पूरी चट्टानों को तराश कर एकाश्म रथ बना दिए, और अंततः अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके भव्य स्वतंत्र मंदिर खड़े कर दिए। एकदम परफेक्ट प्रोग्रेशन। टॉपिक नंबर 3, सपाट छतों से ऊंचे शिखरों तक। अब हम बात करेंगे गुप्त काल की। ये वो दौर था जब हमारे एंशिएंट बिल्डर्स ने सचमुच आसमान छूने की ठान ली थी। मंदिर की इंजीनियरिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले गर्भगृह का कॉन्सेप्ट समझना होगा। गर्भगृह मंदिर का वो सबसे भीतरी कक्ष होता है जहां मुख्य देवता विराजमान होते हैं। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये उस नींव या कोर की तरह काम करता है जिसके ऊपर पूरे भारी भरकम ढांचे को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बैलेंस किया जाता है। शुरुआती दौर में मंदिरों की छतें एकदम सपाट होती थीं, लेकिन असली स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रू तब आया जब उत्तर में शिखर और दक्षिण में विमान का आविष्कार हुआ। ये गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी एक पर्वत जैसी ऊंची संरचना होती है। इसे इस तरह से इंजीनियर किया गया था कि ये अपना पूरा भारी वजन सुरक्षित रूप से सीधे नीचे ट्रांसफर कर सके। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पहली बार 12 मीटर ऊंचे शिखर का निर्माण किया गया था। आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। पहली बार बिल्डर्स ने ग्रेविटी को मात देते हुए इतनी वर्टिकल हाइट अचीव की थी। तो अब आते हैं चौथे विषय पर, नागर और द्रविड़ शैलियां। जैसे जैसे ये एडवांस्ड बिल्डिंग टेक्निक्स पूरे भारत में फैली, कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए दो बहुत ही अलग और खास रीजनल स्टाइल्स उभर कर सामने आई। चलिए इन दोनों डिजाइन्स को कंपेयर करते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली में आपको वर्गाकार या आयताकार बेस मिलेंगे जिनके ऊपर लगातार घुमावदार ऊंचे शिखर होते हैं, जबकि दक्षिण की द्राविड़ शैली एकदम अलग है। इसमें बहुत बड़े बड़े प्रांगण या कोर्टयार्ड्स होते हैं और उनके बीच में एक सीढ़ीदार पिरामिड नुमा विमान होता है। अगर हम इन शैलियों का ज्योग्राफिकल मैप देखें तो नागर और द्रविड़ तो प्रमुख है ही, लेकिन यहाँ मध्य भारत की बेसर शैली को नोटिस करना बहुत जरूरी है। बेसर शैली ने बड़ी ही चालाकी से एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया
जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों की ढांचागत खासियतों को एकदम परफेक्टली ब्लेंड कर दिया गया। अब द्रविड़ वास्तुकला की एक और बहुत ही शानदार खासियत है गोपुरम। ये मंदिर के प्रांगण के विशाल और भव्य एंट्रेंस गेट्स होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ ये गोपुरम इतने विशाल और कॉम्प्लेक्स होते गए कि कई बार तो ये मेन मंदिर के विमान से भी ज्यादा ऊंचे और भव्य दिखने लगे। चलिए, अब हम अपनी इस क्लास के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, दक्षिण के विशाल मंदिरों की इंजीनियरिंग। यहां हम फोकस करेंगे चोल साम्राज्य पर, जहां द्रविड़ आर्किटेक्चर ने विशालता की सारी हदें पार कर दी थीं। राजराज चोल द्वारा बनवाया गया तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इस मंदिर का विमान पूरे 190 फीट ऊंचा है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन या क्रेन के इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर एकदम सटीकता से सेट करना, ये प्योर स्टोन लोड बियरिंग इंजीनियरिंग का एक ऐसा विस्मयकारी नमूना है जो आज के टॉप इंजीनियर्स का भी दिमाग घुमा देता है। तो इसका सीक्रेट क्या था? इन पिरामिड नुमा टावर्स के उस भयानक क्रशिंग वेट को सहने के लिए चोल आर्किटेक्ट्स ने एकदम परफेक्शन के साथ विशाल पत्थर के बेस डिजाइन किए। उन्होंने इस बेहिसाब भार को बड़े बड़े मंडपों और प्रांगणों में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सिर्फ पत्थर रखना नहीं था, ये प्योर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री थी। हिस्ट्री और डिजाइन के इन एंशिएंट ब्लूप्रिंट्स को स्टडी करने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए वो ये है, अगर हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थर, मिट्टी और अपने हाथों से 1900 फुट ऊंचे स्मारक इतनी सटीकता से खड़े कर सकते थे, तो आज हमारी और आपकी इंजीनियरिंग की असली लिमिट्स क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस आर्किटेक्चरल एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्लास। एंशिएंट इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों को एक्सप्लोर करते रहिए।